Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy। और इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना। क्योंकि देखो देश बनाने से पहले लोगों में देशभक्ति की भावना जगानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने कैबिनेट मिशन का जो डेट है वो 1945 लिखा है, उसे प्लीज करेक्ट करके 1946 कर लीजिएगा, है ना। द कैबिनेट मिशन डेट इज 1946। ओके, थैंक यू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको नोट्स मेंटेन करना है, अपडेट करना है, बहुत अच्छे से उसे जो है वो बनाना है ना। क्योंकि नोट जो है वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिविजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सो द टॉपिक इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो देखेंगे कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो आती हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो डाइवर्सिटी था वो इतना ज्यादा था कि एकता के सूत्र में सभी को पिरोना, है ना, सभी को यूनिटी लाना वो वाज अ बिग चैलेंज। ओके, तो लोग जो थे वो लैंग्वेज के आधार पर, रीजन के आधार पर, है ना, और रिलीजन के आधार पर, तो इस बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। तो सभी लोगों को एक करना और उन्हें एकता की भावना लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रगल था, हमारा जो प्रॉब्लम था, हमारा जो पूरा दुश्मन था वो एक ही था, दैट इज ब्रिटिशर्स। सो वी ऑल वर यूनाइटेड थ्रू अवर कॉमन स्ट्रगल। तो पहला पॉइंट क्या है? वी ऑल वर यूनाइटेड, वी ऑल, है ना, वर यूनाइटेड through our common struggle, through our common struggle, we all were united through our common struggle। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल्चर है ना वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इफ यू वांट टू मेक पीपल यूनाइटेड, द कल्चर प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और कल्चर में क्या आएगा? आपका जो सॉन्ग है ना, आपका जो फोकलोर है, फोकटेल है, जो लोक कथाएं, लोक गीत है ना, ये सभी जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसके साथ में जो जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे कि जो फ्लैग है ना, और जो हिस्ट्री वगैरह है, ये सभी चीजें भी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए इन्हें समझते हैं कुछ डिटेल में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इमेज ऑफ भारत माता की। ठीक है, इमेज ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ भारत माता। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला भारत माता का इमेज जिन्होंने बनाया था, है ना, उनका नाम क्या था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कब बनाया था इन्होंने? 1870 में, 1870 में, जब वो अपना गीत लिख रहे थे, है ना, जिसका नाम था वंदे मातरम। ठीक, तो वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा था, है ना, वंदे मातरम, जो कि आगे जाके हमारा नेशनल सॉन्ग भी बनेगा। ओके, सो वंदे मातरम जब वो लिख रहे थे तभी इन्होंने भारत माता के इमेज को बनाया था। और इस वंदे मातरम को वो जो अपना नॉवेल होंगे, उपन्यास होंगे आनंदमठ, है ना, तो उसमें भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, उसमें भी ऐड करेंगे, है ना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में तीन चीज याद रखिएगा। उन्होंने भारत माता का पहला इमेज बनाया, वंदे मातरम गीत की रचना की, है ना, और 1870 का वो समय था। और इस गीत को वो अपने उपन्यास, अपने नोवेल जिसका नाम है आनंदमठ, तो उसमें भी ये इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पहली बार इस इसका भारत माता इमेज का पेंटिंग जिन्होंने बनाया था उनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, अवनींद्रनाथ टैगोर, फाइन। अवनींद्रनाथ टैगोर हैज पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। और इनके जो इमेज को अगर आप देखोगे ना तो उसमें सैफरन कलर में है भारत माता,
काफी डिवाइन, काफी स्पिरिचुअल, काफी काम एंड कंपोज दिखती हैं उसमें, है ना। एक एक ना रिलीजन की तरह पवित्र सा फीलिंग आता है। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर का जो इमेज है वो बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र एक फीलिंग आता है उसमें से। सो दैट इज द मैजिकल टच ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर, इसीलिए महान थे वो, है ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के रिलेटिव भी थे वो, है ना। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज folk tale and folklore. Okay, folk tale and folklore देखेंगे. So here I'm just writing तो जो लोक कथाएं हैं, है ना, जो लोक गीत हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये देखते हैं कि इसको किन्होंने जो है वो इनको रिवाइव किया था, फिर से वापस जगा दिया था। तो इसमें सबसे बड़े नाम आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, और नतेशा शास्त्री, ठीक है, नतेशा शास्त्री। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो थ्रू आउट इंडिया इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा काम किया पूरे इन फोकलोर का कलेक्शन करने में, जो लोक गीत और लोक कथाएं को कलेक्शन करने में। और नतेशा शास्त्री बेसिकली कहां से करती थी कलेक्शन? मद्रास, साउथ इंडिया से ये जो है ना कलेक्शन करती थी। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने रिवाइव किया पूरा ये जो हमारा इतना ट्रेजर है, खजाना है। क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्ट्री होता था ना, जो उस समय का हिस्ट्री होता था, वो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिजाइन किया गया था। तो वो हमें हकीकत नहीं बताता था, है ना, वो ब्रिटिश वर्जन को हमें बताता था कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो फोकलोर है, फोक टेल्स है, वो हमें एक्चुअल में हकीकत को बताते थे कि जो उस समय पे भारतीयों का कंडीशन कैसा था, है ना, एंशिएंट टाइम पे भारतीयों का पावर क्या था, उस समय भारत कैसा था, है ना। तो जो हमें सच्चाई, जो हमें असली हिस्ट्री पता चलती है, वो फोकलोर और फोकटेल से ही पता चलता है। तो इसको जो कलेक्शन करना बहुत ही जरूरी था, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री जैसे महान लोगों ने किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्लैग के बारे में। तो फ्लैग के बारे में देखते हैं। Okay, so let's discuss about the flag also. So here flag. So basically now in this flag we'll discuss about the two flag. The first one is known as Swadeshi flag, and the next one is known as Swaraj flag, है ना। The first one is known as Swadeshi flag, the next one is known as Swaraj flag. तो देखते हैं क्या था स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग। तो देखिए, स्वदेशी फ्लैग जो है वो बंगाल पार्टीशन के बाद में जो उसके प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो उस समय ये स्वदेशी फ्लैग का यूज हुआ था। इसमें 3 कलर होते हैं, है ना, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन और एक होता है येलो। और इसके जो फ्लैग में 8 कमल के फूल का यूज होता है, जो कि सिंबलाइज करता है 8 ब्रिटिश प्रोविंशियल्स, और एक चांद भी बना होता है जो कि सिंबलाइज करता है इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स को। तो ये रहा आपका स्वदेशी फ्लैग। उसके बाद में जो स्वराज फ्लैग होता है वो, तो स्वराज फ्लैग में भी 3 कलर होते हैं, है ना, रेड जिसे सैफरन भी कहा जाता है, और ग्रीन एंड बीच में जो है व्हाइट होता है। तो जो सैफरन कलर होता है, रेड कलर होता है, वो हिंदू रिलीजन को डिपिक्ट करता है। जो ग्रीन कलर होता है वो इस्लाम मुस्लिम रिलीजन को डिपिक्ट करता है। और जो बीच का व्हाइट है ना, वो क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन को डिपिक्ट करता है। और इसके बीच में जो है वो एक चरखा का सिंबल है, क्योंकि इस पूरे फ्लैग को गांधी जी ने बनाया था, है ना। तो उनका जो चरखा है वो बीच में दिखाया जाता है, जो कि शो करता है सेल्फ रिलायंस, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब आप जो है अपना काम खुद करिए, किसी दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट मत रहिए। जो भारत देश का पूरा जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट है, वो इंडियंस खुद उठा सकते हैं। हमें किसी आउटसाइडर ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का मैसेज दिया जाता था फ्लैग के माध्यम से। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो स्वराज फ्लैग है हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान यूज किया था, 1921 जो 22 के बीच में जो स्टार्ट हुआ था ना, उस समय ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने स्वराज फ्लैग का यूज किया था। तो आई होप ये फ्लैग भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लास्ट हम देखते हैं री इंटरप्रिटेशन। ओके, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना।
तो ये री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी बहुत ही जरूरी है फॉर ब्रिंगिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये 4 पॉइंट्स दे दिया जाए, फिर 4 में से 3 दे दिया जाए और आप में से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एक गलत है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री आप समझिएगा कि उस समय जो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो हिस्ट्री आता था वो पूरा मैनिपुलेटेड था, है ना, वो उनके तरफ से पूरा मॉडिफाई करके आता था और हमें ये बताया जाता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में आ रहे हैं भारत के लोगों को सिविलाइज करने के लिए। अब आप बताइए, भारत इतना महान देश है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव का, मतलब गॉड, गेस्ट इज अवर गॉड, ओके। सो इसीलिए हमने जो फॉरेनर्स हैं, यूरोपियंस हैं, वास्को डी गामा हो, चाहे यूरोपियन पावर हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, जो कि वो आउटसाइडर थे, तो हमने उनको भगवान की तरह ट्रीट किया और उन्होंने हमारी सिंप्लिसिटी का कितना ज्यादा गलत फायदा उठाया है ना। तो अनसिविलाइज हम नहीं, अनसिविलाइज वो हैं। उसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमेशा ये कहते थे कि दे वर सुपीरियर, वी वर इंफीरियर, है ना। तो ये भी कोई तुक बनता नहीं है दैट विदाउट एनी प्रॉपर लॉजिक एंड सेंस आप ऐसा बोले कि आप सुपीरियर हैं, हम इंफीरियर हैं। तो इस तरीके का जो बेसलेस स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ही गलत था। इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जो है हिस्ट्री को फिर से लिखेंगे हमारे देश के लिए। और हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे देश का हिस्ट्री बताता है कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया कहलाता था, है ना। हमारे देश में हर प्रकार के रिसोर्सेज थे और बहुत ही अमीर देश हुआ करता था हमारा देश। जो आप पूरे दुनिया का जो आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो उसमें हमारा परसेंटेज बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना। इसीलिए ब्रिटिशर्स और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भारत में आते हैं क्योंकि भारत के लोगों के पास में पैसा और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था, है ना। इसीलिए वो अट्रैक्ट होकर भारत में आते हैं और बाद में जो है हमारी सिंप्लिसिटी का गलत फायदा उठाते हैं, है ना। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पूरा हिस्ट्री का जो पूरा हिस्ट्री है उसमें अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को देखोगे तो जो टेक्नोलॉजी और जो मैथमेटिक्स का फील्ड है उसमें भी भारत ने कई सारे इन्वेंशन और कई सारी चीजें पूरी दुनिया को दी हैं। तो ये जो है हिस्ट्री लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है, जो कि सच्चाई भी है कि वी वर वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम। और हमें हमारे हिस्ट्री के ऊपर में प्राउड फील होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस पूरे टॉपिक में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में इतना ही है ना। मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। इसमें हमने समझा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में हम सभी यूनाइटेड हैं बिकॉज ऑफ अवर कॉमन स्ट्रगल। फिर मैंने कल्चर की बात की, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया भारत माता की इमेज के बारे में, है ना। और उसके बाद मैंने बताया आपको फोकलोर एंड फोक टेल्स के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर एंड नतीशा शास्त्री। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि फ्लैग के बारे में, है ना, स्वदेशी फ्लैग एंड स्वराज फ्लैग। और लास्ट में मैंने बताया कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर, है ना। देखिएगा कई सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उनका जो आनंद मठ है और उनका जो वंदे मातरम की रचना कब हुई थी ये पूछा जाता है, तो कब हुई थी? 1870 में। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो है वो याद रखिएगा। So I hope this is clear to all of you. So if you have any doubt, problem, confusion, please comment below and let us know. And we will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.